हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। और आज जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल विभाजन से संबंधित बातों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आज का सेशन स्टार्ट करें, आपको एक छोटी सी जानकारी देनी है। और वो जानकारी ये है कि हमारे चैनल के द्वारा प्रतिदिन शाम में 6 से 7 और 7:30 से 9 बजे तक लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं गूगल मीट ऐप पर। आप अगर इंटरेस्टेड हों और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे लाइव क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप उस पर अपना नाम और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो लिख कर मैसेज करें, और उस लाइव क्लासेस से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। तो आप सबों का स्वागत है हमारे लाइव क्लासेस में। आप हमसे जुड़ें और जुड़कर अपनी तैयारी को और अधिक गति प्रदान करें। तो ये थी जानकारी, और इस जानकारी के बाद आज हम लोग जिस सेशन पे बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उस पर वापस आते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव उसको माना जा सकता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बंगाल का विभाजन। देखिए, बात है सन 1905 की। सन 1905 भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ने लगी थी, और बढ़ते बढ़ते उनका स्तर इतना ज्यादा हो रहा था कि वह अब ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश सरकार जो थी उस समय, उसके नाक में दम कर रखा था उन लोगों ने। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो उस समय जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनका मुख्य केंद्र कहीं ना कहीं बंगाल में था। और बंगाल शुरू से भी, ऐतिहासिक रूप से भी, जो बंगाल का क्षेत्र रहा है वह ऐतिहासिक रूप से काफी एक्टिव रहा है, पॉलिटिकली काफी एक्टिव रहा है, राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहा है। भारतीय इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कई क्रांतिकारी बंगाल से थे, और कई आंदोलनों का जन्म भी बंगाल की भूमि रहा है। इसी बंगाल पर 1905 की कहानी जो है उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। 1905 में सरकार ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। उस समय भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन थे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि 19 जुलाई सन 1905 को बंगाल विभाजन की अनाउंसमेंट की गई, उसकी घोषणा की गई तत्कालीन भारत के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यह घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई, उस दिन से लागू कर दी गई। बंगाल विभाजन जो घटना हुई, यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो, मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक हिस्सा थी, जिसके अंतर्गत वह हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ा करके उनके बीच फायदा उठाना चाहते थे। अंग्रेजी सरकार ने बंगाल का जब विभाजन किया तो बंगाल दो हिस्सों में बट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाई गई ढाका, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश नामक अलग राष्ट्र की राजधानी है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी बनाई गई कलकत्ता। इन विभाजन की अनाउंसमेंट्स के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई। यहां पर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है ना। बंगाल विभाजन का असर था कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक होती है, और उस बैठक में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित होता है। और कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, उनके बुलावे पर, जिस दिन इस घोषणा को इम्प्लीमेंट किया गया, अर्थात 16 अक्टूबर को, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। मुस्लिमों ने हिंदुओं को और हिंदुओं ने मुस्लिमों को राखी बांधकर आपसी एकता का प्रदर्शन किया। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बंगाल में रक्षाबंधन का जो त्योहार था वह 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप में। इसको याद रखना जरूरी है। इस दिन समूचे बंगाल में लोगों ने उपवास रखा और वंदे मातरम का गीत जो है वो गाया। और अभी हमने बात किया है कि एक दूसरे को राखी भी बांधी, आपसी एकता प्रदर्शित करने के लिए।
डेट याद रखना जरूरी है, 16 अक्टूबर 1905 को यह घोषणा को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी। बंगाल विभाजन का जो उद्देश्य है, वह सरकार ने बताया कि बंगाल विभाजन का उद्देश्य बंगाल में के प्रशासन में हो रही दिक्कतों को ठीक करना है। अर्थात ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि बंगाल का क्षेत्र काफी विस्तृत है, जिसके कारण प्रशासन में कई तकनीकी दिक्कतें आती हैं, इसलिए इसको दो हिस्से में डिवाइड किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। जबकि वास्तविक बात ऐसी नहीं थी। वास्तविकता यह थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीय आंदोलनकारियों और क्रांतिकारियों के हौसलों को तोड़ना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार हिंदुओं को मुस्लिमों से, मुस्लिमों को हिंदुओं से आपस में लड़वाना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार भारत की एकता को कमजोर करना चाहती थी और इन सभी उद्देश्यों से उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। और विभाजन भी इस प्रकार किया गया कि पूर्वी बंगाल जो है, जिसकी राजधानी बनाई गई ढाका, उस क्षेत्र में उन मुस्लिमों की संख्या अधिक रखी गई और हिंदू वहां पर माइनॉरिटी बन गए। जबकि पश्चिम बंगाल में बंगाली हिंदू जो थे वह मेजॉरिटी में थे और मुस्लिम माइनॉरिटी में थे। इस प्रकार एक सोची समझी रणनीति के तहत लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। आगे चल करके 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी और 4 लोग इसके संस्थापक सदस्य थे। उन चारों का नाम अगर आपको बताया जाए तो आगा खां, सलीमुल्लाह खां, है ना, उस समय के वहां के नवाब वकारुल मुल्क और मुर्शिदुल मुल्क, ये लोग 4 व्यक्ति जो थे ये मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1906 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए, उसमें से एक प्रस्ताव यह भी था कि बंगाल विभाजन मुस्लिमों के लिए अच्छा है और जो लोग इसके विरोध कर रहे हैं, इस विभाजन का विरोध कर रहे हैं, वो वास्तविकता में मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। आगे चलकर मुस्लिम लीग के 1908 के अधिवेशन में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के विरोध का जो प्रस्ताव रखा है वह स्वीकृति के योग्य नहीं है। दूसरे शब्दों में यूं कहें तो मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन से खुश थी। मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन को ठीक मानती थी। बंगाल विभाजन के समय कई उस समय के प्रख्यात नेताओं के कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको याद रखना जरूरी है और यह परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन पर कहा कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह जो है वो गिरा है। बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र से आक्रमण के प्रकार है, उस प्रकार का ये आघात है। उसी प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन के बारे में कहा कि यह एक निर्मम भूल है, मिस्टेक है। आगे अगर देखा जाए तो बंगाल विभाजन का विरोध के स्वरूप भारत में 2 आंदोलन आरंभ हुए। एक्चुअली आंदोलन एक ही आरंभ हुआ, उसके 2 रूप थे। आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी में हो क्या रहा था यह जानना जरूरी है। स्वदेशी का तात्पर्य, स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः 2 चीजों पर फोकस किया गया था। पहली बात, विदेशी वस्तुओं का बायकॉट करना है, उनका बहिष्कार करना है, और दूसरी बात, उनके स्थान पर स्वदेशी को अपनाना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बहिष्कार जो है वह केवल विदेशी वस्तुओं का नहीं, विदेशी विचारों का, विदेशी पद्धतियों का, विदेशी वस्तुओं का, हर प्रकार की विदेशी चीज का हमें बहिष्कार करना है और उनकी जगह पर स्वदेशी फीलिंग, स्वदेशी आपकी भावना, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी नीतियां, स्वदेशी सामान को अपनाना है। उस समय बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने भी स्वदेशी, स्वराज और बहिष्कार जैसे विचारों को अपना सैद्धांतिक आधार प्रदान किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा, जबकि मद्रास में चिदंबरम पिल्लई के द्वारा किया जा रहा था। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन जो सन 1905 में ही हुआ, में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कर दिया गया, उसे पारित कर दिया गया। आपको यह भी याद रखना जरूरी है कि कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ, उसके अध्यक्ष माननीय गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। इसी अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार
के मुद्दे को अनुमोदित किया गया, उसे पारित कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन इकट्ठा करने के लिए एक क्रांतिकारी अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा स्थापित स्वदेश बंधव समिति की एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें दिखाई देती है। बंगला साहित्य के लिए यह काल जो है वह एक प्रकार का स्वर्ण काल था और कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय एक काफी प्रख्यात अपनी एक रचना लिखी जिसे आमार सोना बांग्ला के नाम से जाना जाता है, जो आगे चल करके सन 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना, नेशनल एंथम बना। यहाँ पर एक बात आपको और गौर करने वाली है कि कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित दो रचनाएं दो विभिन्न राष्ट्रों के नेशनल एंथम के रूप में आज स्थापित हैं। कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जन गण मन अधिनायक जय हे, ये गीत जो है वह भारत का राष्ट्रीय गान है, और उन्हीं के द्वारा लिखा गया अमार सोनार बांग्ला गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। सन 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बैनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा बंगाल में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की गई। ये सारी चीजें स्वदेशी के तहत हो रही थी। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर के ने पाश्चात्य मतलब ब्रिटिश जो है, पाश्चात्य प्रभाव से बिल्कुल अलग पूर्णतः स्वदेशी परंपरा से प्रेरणा लेकर चित्रकारी आरंभ की। अगर आगे देखें तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अतिवादियों ने अतिवादियों का मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से जुड़े 4 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अधिवेशन से पारित करवाया। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। ये याद रखने वाली बात है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल में विशेष रूप से सफल रहा। विदेशों से आयातित कपड़ों की होलियां जलाई गई। सरकारी पदाधिकारियों ने अपने पदों का त्याग कर दिया। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालयों में अपना नामांकन करवाया। कई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। अनेक जगहों पर छोटे पैमाने के राष्ट्रीय उद्यमों और तकनीकी संस्थानों की भी स्थापना की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू किया गया था। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया और प्रतिबंधों के बावजूद वंदे मातरम गीत को लोगों ने सड़कों पर खुलकर गाया। इस समय जनता को आतंकित और डराने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के दमनकारी कार्य किए गए, परंतु दमन के सभी उपाय जो है वह नाकाम रहे और अंततः 1911 में जाकर के बंगाल विभाजन को सरकार को रद्द करना पड़ा। सन 1911 के 12 दिसंबर को दिल्ली में एक दरबार का आयोजन हुआ, दिल्ली दरबार, जिसमें सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी इंडिया आए हुए थे और उनके साथ तत्कालीन भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो हम लोग कहते थे, भारत सचिव लॉर्ड क्रू भी भारत आए थे। और इसी दरबार में एक राजकीय अनाउंसमेंट किया गया जिसके द्वारा पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में जो विभाजन हुआ था इसको रद्द कर दिया गया। मतलब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और एक चीज और की गई कि भारत की राजधानी जो अब तक कलकत्ता हुआ करती थी उसको परिवर्तित करके ट्रांसफर कर दिया गया राजधानी, और अब सन 1911 की जो अनाउंसमेंट हुई उस समय से भारत की राजधानी जो है दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया गया। अगले वर्ष सन 1912 में दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया और इस प्रकार बंगाल विभाजन जो सन 1905 में एक दमनकारी घटना के रूप में सामने आया था वह समाप्त हुआ 1911 में। तो इस सेशन में बेसिकली हमने बंगाल विभाजन के बारे में बात की है। इसमें जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो एक बार आप देख लें। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। रक्षाबंधन का त्योहार है वह कब मनाया गया और क्यों मनाया गया, याद रखना है। बंगाल विभाजन के समय इस सेशन में जिन लोगों के नाम हमने अभी लिए हैं उन लोगों के नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से लोग इस आंदोलन से एक्टिवली, है ना, ये इसको लीड कर रहे थे या इससे कनेक्टेड थे। इसके अलावा बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ वह आंदोलन बेसिकली क्या था और उसका क्या इम्पैक्ट भारत की जनता पर पड़ा, इसको याद रखना है। जैसे हमने बताया
कि इस पूरे आंदोलन का कॉन्सेप्ट था कि विदेशी चीज़ें, विदेशी विचार, विदेशी खान पान, विदेशी कपड़े, विदेशी सामान, हर प्रकार की विदेशी चीज का बायकॉट, बहिष्कार करना और उनकी जगहों पर स्वदेशी अपनाना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। लास्ट में आपको ये भी याद रखना है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया। तो सन 1911 में 12 दिसंबर सन 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के द्वारा एक घोषणा की गई, जिस घोषणा के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर करके दिल्ली कर दी गई। इन सब के बीच में आपको एक चीज और जो याद रखनी है वो है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नींव जो है, अलग भारत के विभाजन की नींव, पाकिस्तान की नींव जो है वह इस घटना में जुड़ी हुई प्रतीत होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, मैंने बताया है अभी। मुस्लिम लीग के 4 संस्थापक सदस्य थे, उनके नाम भी मैंने बताए। सलीमुल्लाह खां, वकार-उल मुल्क, मोहसिन-उल मुल्क, आगा खां, ये 4 लोग उसके संस्थापक सदस्य थे। और मुस्लिम लीग की स्थापना उस समय के पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका में 1906 ईस्वी को हुई थी। इस प्रकार बंगाल विभाजन से संबंधित जो जानकारियां हैं वह हमने इस सेशन में आपको बताई। ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। और अगर इस सेशन के संबंध में आपके कुछ और भी सुझाव हैं तो वह भी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है। लाइव क्लासेस के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमें अपना नाम और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यह व्हाट्सएप पर लिख के हमें मैसेज कर दें। लाइव क्लासेस से संबंधित पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप मैसेज पर पहुंचा दी जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद।